नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं आज आपके पास आया हूँ अपनी कहानी लेकर जिसका शीर्षक है लाल कोठी का भूत। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। अंडे वाले के ठेले पे आज बहुत भीड़ थी। कल से ही पछिया हवा चलनी शुरू हुई थी, ठिठुरन के साथ। विनोद ने भी अंडे वाले को 2 उबले अंडे छीलने को कहा। एक जमाना था जब 5 रुपए में 2 उबले अंडे आते थे। अब तो 5 रुपए में एक कच्चा अंडा का छिलका भी नहीं आएगा। अंडे वाले ने बड़े से पतीले का ढक्कन हटाकर 2 गर्मा गर्म अंडे निकाले और उन्हें जल्दी जल्दी छीलने लगा। भाप फेंकता हुआ अंडे का पहला टुकड़ा जब विनोद ने निगला तो उसे अपनी ग्रास नली यानी एसोफेगस की लंबाई का अंदाजा हो गया। अंडे खाकर उसकी जान में जान आई। अपना मफलर फिर से सिर पर लपेटकर वो लाल कोठी की तरफ चल दिया। लाल कोठी आजकल खाली रहती थी। वैसे कभी भी एक दो से ज़्यादा किराएदार नहीं रह सके थे वहाँ पे। वो भी ज़्यादा दिन नहीं टिकते थे। अफवाह यही थी कि लाल कोठी भूतहा है। लाल कोठी की भी शान थी। आज से 40-50 साल पहले जब वो इस इलाके की सबसे आलीशान और रौबदार इमारत हुआ करती थी। इस इमारत का निर्माण पांडे परिवार की उस पीढ़ी ने करवाया था जो पहली बार गांव से निकलकर शहर में आ बसे थे। जो आन बान गांव में उनकी जिम्मेदारी में थी। जब तक वो परिवार के मुखिया रहे लगभग वैसा ही रुतबा राम विनय पांडे ने शहर में भी बना के रखा। उनके परलोक सिधारने के बाद धीरे धीरे उनका परिवार बिखर गया। कुछ बच्चे विदेश जाकर बस गए, कुछ दूसरे महानगरों में। लाल कोठी लगभग 10 साल तक खाली ही पड़ी रही। कभी कभार कोई परिवार वाला शहर आता तो एक बार आके देख जाता। जब यह इलाका पूरी तरह बस गया और घरों के किराए आसमान छूने लगे तो पांडे परिवार के नए कर्णधारों ने लाल कोठी को भी किराए पे देने का निर्णय लिया। किराए की रकम सभी भाइयों में बराबर बांट देने की बात हो गई। एक केयर टेकर भी रख लिया गया। मगर एक अजीब सी बात होती रही हर 3-4 महीने पे। या तो किराएदार छोड़ के भाग जाते या केयर टेकर। कितने किराएदार तो अपनी पगड़ी की रकम भी वापस लेने नहीं आए। आजकल लाल कोठी में कोई किराएदार नहीं है। विनोद सिंह नए नए केयर टेकर बन के पहुंचे थे। वो पांडे परिवार के पुश्तैनी गांव से ही थे। भूत पिशाच जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं रखते थे। एक सप्ताह पहले ही आए थे। लाल कोठी के दरवाजे पे ही एक नीम का बड़ा सा पेड़ था। उसके नीचे एक धोबी अपना कपड़े की इस्त्री का ठेला लगाता था। उसने काफ़ी सारे भूत वाले किस्से सुनाए थे विनोद को। हर बार विनोद हंस के कहानी को नकार देता। अरे ये सब मन का बहम होता है जी। आज बहुत दिन बाद विनोद ने लेकिन पेट भर के खाया था। अंडे खाकर वो लाल कोठी की तरफ लौट रहा था। लाल कोठी एक बड़े से मैदान के कोने में खड़ी थी। खुले मैदान के चलते दूर से ही दिखने लगती थी। आज तो वैसे भी पूर्णमासी से एक दिन पहले का चांद अपने पूरे शबाब पे था। पहली बार विनोद ने उस मकान को रात में चांद की रोशनी में देखा था। सच में थोड़ा डरावना तो लगता ही है। उसने अपनी आंखें लाल कोठी की हर पल बड़ी होती काया से हटा ली। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा, सड़क पे लगे भेपर लैंप अपने आप ही बुझ गई। विनोद ठिठका। फिर अपने छोटे से मोबाइल फोन की टॉर्च के सहारे उसने मेन गेट का ताला खोला। अंदर घुसते ही उसे लगा मानो हवा का तापमान 4-5 डिग्री नीचे गिर गया हो। उसने अपना मफलर थोड़ा और कस के बांधा। फिर हाथों को मलता हुआ कोठी के पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। घर की सभी चाबियां तो मेरे पास ही हैं। इतनी ठंड है आज। आज क्यों ना घर में ही किसी बेडरूम में जाके सो जाऊं। भला किसको पता चलेगा। विनोद ने खुद को कोसा। इतना अच्छा आइडिया उसे पहले क्यों नहीं आया। उसने अपनी कोठरी से कंबल तकिया बटोरा और लाल कोठी में पीछे के दरवाजे से दाखिल हुआ। उसे पता था कौन से रूम में बेड लगा हुआ है। लेकिन नए बिस्तर पे उसे कभी जल्दी नींद नहीं आती थी। वैसे भी ज़्यादा समय तो हुआ नहीं था। थोड़ा खोजने पर उसे पुराने मैगजीन्स मिल गए। धूल झाड़कर वो उन्हें पलटने लगा। विनोद कोई अनपढ़ गंवार नहीं था। ग्रेजुएशन किया था उसने, भले गांव के कॉलेज से चोरी चकारी करके, मगर अंग्रेजी पढ़ समझ लेता था। पन्ने उलटने में वो इतना गुम हो गया कि उसे समय का आभास भी नहीं रहा। अचानक सर उठा के देखा तो रात के 2 बज रहे थे। घर में घुप सन्नाटा। उसने सोने की तैयारी में कमरे की लाइट बंद की। जैसे ही उसने स्विच दबाया, किचन की तरफ से किसी बर्तन के गिरने की झन्नाटेदार आवाज आई।
भाई किचन में तो कोई बर्तन था भी नहीं बाहर। हो सकता है कोई बिल्ली या चूहा होगा, पर घर तो पूरी तरह बंद है। फिर साला बिल्ली कहाँ से आ गया होगा? खैर, हो सकता है चूहा ही हो। विनोद के बाद दिमाग में सवालों की छड़ी लग गई। वो बुत बनकर पता नहीं कितनी देर बैठा रहा। उसे रामू स्त्री वाले की सारी भूतहा कहानियों के सारांश याद आने लगे। उसने धीरे से कमरे की लाइट फिर से ऑन कर दी, फिर रजाई को अपने सर पे तान के सोने की कोशिश करने लगा। विनोद को नींद लगभग आ ही गई थी। तभी उसे लगा कि कंबल का सिरा जो उसने अपने कानों पे लपेटा हुआ था वो सरक कर नीचे चला गया है। उसने कंबल फिर से ऊपर खींचा। कुछ सेकंड बाद कंबल का सिरा अपने आप ही सरक कर उसके कानों से फिर से खिसक गया, फिर सरक कर उसकी गर्दन पे आके रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे से कंबल को नीचे खींच रहा है। विनोद की आंखें खुल गई। ये पैर में ठंड कैसे लगने लगी अचानक? उसने थोड़ा उचक कर देखा तो कंबल उसके पैर के ऊपर चढ़ाया था। विनोद के रोंगटे खड़े हो गए। कंबल काफी बड़ा था और विनोद ने अपने पैर अच्छे से समेट लिए थे। सोने से पहले हिम्मत जुटाकर उसने धीरे धीरे हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट हुई। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पत्र पवन सुत नामा। विनोद को काटो तो खून नहीं। बाप रे, ये भूत तो खुद ही हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। अब क्या करें? हे भोले बाबा रक्षा कीजिए, आप ही का सहारा है। कानों में फिर से फुसफुसाहट हुई। हनुमान तो महादेव का ही रूप है मूर्ख। विनोद ने अब गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया। कानों में हो रही फुसफुसाहट रुक गई कुछ क्षणों तक के लिए। विनोद की हालत थोड़ी सी सुधरी ही थी, तभी एक दुखी सी आवाज ने वापस उसके कानों में दस्तक दी। ये मुझे ठीक से याद नहीं। वैसे हनुमान चालीसा पूरा नहीं करोगे क्या? विनोद कंबल फेंक कर बिस्तर से कूद गया। माफ कर दीजिए भूत जी, गलती हो गया जो अंदर आके सोए। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, हमको जाने दीजिए। अरे बाप! अरे तो हम कौन सा तुमको पकड़ के बैठे हुए हैं? वैसे तुम है कौन जी? विनोद ने महसूस किया कि भूत किसी भलेमानस टाइप के आदमी का था। अब जब सामना हो ही गया तो ज्यादा डरने से क्या फायदा। आप तो भूत हैं, आपको तो सब पता होना चाहिए। मैं भूत हूँ, कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। लगता है कि नया केयर टेकर आए हो तुम। जी, विनोद है नाम हमारा। और आप कौन हैं? मैं इस कोठी का मालिक हूँ। मालिक था। राम विनय बाबू। सही जवाब। अब ये बताओ कि तुम हमारा नाम कैसे जानते हो? जी, हम सत्यनारायण सिंह के लड़का हैं। आपका खेत जो जोतते थे ना गांव में, उन्हीं के लड़का हैं हम। अच्छा, तो तुम यहाँ आके चौकीदारी कर रहा है? पढ़ाई लिखाई नहीं किया है क्या ठीक से? विनोद कुछ नहीं बोला। कान में हो रही फुसफुसाहट भी कुछ देर बंद रही, फिर अचानक से शुरू हुई तो वो आवाज़ थोड़ी निराश सी लगी। वैसे हमारा लड़का सबको भी देख लो। पढ़ा लिखा तो दिए, सब जहाँ तहाँ जाके सेटल कर गया है। कहाँ है ये भी नहीं जानते हैं, कैसा है ये भी नहीं पता है। इतना शौक से घर बनाए थे, इसको किराया पे लगा के पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया है सब। जी मगर आपको तो पता होना चाहिए। अरे कैसे पता रहेगा? कोई बताएगा तब तो। जब से मरे हैं कोई पूछता भी नहीं है। फोटो पे जो हार टंगा है वो 2 साल पुराना है। कोई कदर नहीं है आजकल के बच्चा लोग में। अब हम तो सुने थे कि भूत लोग को सब पता होता है। वैसे हम भूतों में विश्वास नहीं करते थे। विनोद ने भोलेपन से कहा। अरे हम कौन सा भूत में विश्वास करते थे जब तक हम जिंदा थे? पर अब हम खुद ही भूत हैं तो विश्वास तो करना पड़ता है। राम विनय बाबू ने भी बड़े विनय के साथ विनोद को जवाब दिया। परंतु आपको तो सब दिखता होगा ना, मने आप तो मने जहां मन वहां जा सकते होंगे। भूत लोगों को कैसे रोक पाएगा? तुम भूत हो क्या, या तुमने भूतों का सब्जेक्ट में पीएचडी किया हुआ है? इस बार आवाज में थोड़ा गुस्सा था। विनोद चुप रहा, फिर हिम्मत जुटाकर उसने अपनी बात रखी। जी ना मैं भूत हूं ना ही निकट भविष्य में बनना चाहता हूं। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है।
अरे डरो नहीं, मैं किसी को भूत नहीं बना सकता। वैसी कोई शक्ति नहीं है मेरे पास। तुमसे बात कर पा रहा हूं वही बहुत है। मुझे भी लगता था पहले कि भूतों के पास तो बड़ी शक्तियां होती होंगी। जब खुद बने तो पता चला कि सब ढकोसला था। ढकोसला मतलब? अरे जब नया नया भूत बने थे तो ये पता ही नहीं था कि मैं हूं कौन। फिर धीरे धीरे कुछ यादें वापस आईं। तब तक तो ये घर खाली हो चुका था। फिर कुछ अनजान लोग आकर रहने लगे। उनसे अपने बेटों के बारे में पूछते तो बेचारे डर जाते, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती और फाइनली इस घर को छोड़कर भाग जाते। अब हम तो सुने थे कि आप सामान वगैरह का भी फेंका फेंकी करते थे। कभी कभार करता था। अब जब वो कुछ उल्टा पुल्टा काम करते थे घर में तो हमको भी कुछ करना पड़ता था। विनोद को अब इस गुफ्तगू में मजा आने लगा था। एक बात पूछे चाचा, माने और भी भूत लोग हैं क्या यहाँ? आपको अपने जैसा किसी प्राणी से भेंट हुआ है? कहने हुआ है। 2 मकान छोड़कर डॉक्टर बीएन यादव की पत्नी अभी भी वहीं रहती है। कभी कभार भेंट होता है। वो भी बेचारी दुखी हैं। पोती को देखने की लालसा में रुकी हुई थी। बेटा बहू अमेरिका चले गए। बेचारी अभी तक एक झलक भी नहीं देख पाई है। पर जी वो कोई फोन में घुस के या कंप्यूटर में घुस के पता नहीं कर सकती हैं क्या? विनोद ने जिरह की। अरे गजब बात करते हो। जिस औरत को जिंदा रहते डायल वाला फोन चलाने नहीं आया वो कंप्यूटर का क्या करेगी? अरे भाई मरने के बाद हमारे अंदर किसी चमत्कार से सारी दुनिया का ज्ञान और विलक्षण शक्ति नहीं आ जाता है। अरे ये जो बात मैं तुमसे कर पा रहा हूं, यही कैपेबिलिटी बहुत साल बाद आया हमारे अंदर। वो भी काफी ध्यान योग करने के बाद। विनोद सकपका गया। भूत लोग भी योगा करते हैं? हाँ जी। योग का फायदा मरने के बाद भी होता है। और तुमने पूछा था कि हम तो कहीं भी जा सकते हैं। पर एक बात बताओ, रास्ता पता होगा तब न जा पाएंगे, वरना ऐसे ही भटकते रहेंगे। अब तो और किसी को रास्ता पूछने में बताता भी नहीं है। सब भूत भूत चिल्ला के भाग जाता है। इसीलिए मैं बाकी भूतों की तरह चुपचाप अपने घर में ही रहता हूँ। राम बिने बाबू का भूत आज गप करने के मूड में था। उसे एक सुनने वाला भी मिल गया था। अरे इस शहर में तो अब लगभग हर घर में एक या दो भूत रहता है। विनोद को आश्चर्य हुआ। क्या बात कर रहे हैं? फिर और लोगों के बारे में क्यों नहीं सुने आज तक? बस आप ही फेमस है इस इलाका में। अरे बाकी लोग थोड़ा बेचारा टाइप का भूत है। आलसी भी है। बहुत बार समझाया कि अपना शक्ति को बढ़ाओ, अपना कैपेबिलिटी को बढ़ाओ। पर दुखी है सब, बैठा रहता है बाल बच्चा के आस में। और जो हालत है इस जगह का, कोई वापस भी नहीं आने वाला है। विनोद को भूत पर दया आ गई। अगर हम आपको आपके बाल बच्चा लोग का हालचाल बता दें तो आपको अच्छा लगेगा। भूत कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, एक भूत का आशीर्वाद मिलेगा तुमको। विनोद को हंसी आ गई। एक एक करके उसने राम विनय बाबू के परिवार के सभी जिंदा सदस्यों की जितनी भी सूचना उसके पास थी, उसने राम विनय पांडे के भूत के समक्ष रख दी। हम जानते थे कि ननकी सबसे बढ़िया करेगा, लव मैरिज कर लेगा ये नहीं सोचे थे। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा सुन के। अब बहुत देर हो गई है, अब तुम सो जाओ। तभी विनोद को कहीं दूर से बीप बीप की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज अपने आप से तेज भी होने लगी। ओ, ये तो फोन का अलार्म है। विनोद हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा कमरे की लाइट अभी तक चालू थी और एक मैगजीन उसके सिरहाने रखी थी। बाहर नीम के पेड़ पे बसने वाले परिंदों का कलर अब धीरे धीरे तेज हो रहा था। विनोद ने सोचा, तो क्या वो सब सपना था? विनोद बिस्तर से उठा, साफ सुथरा होकर मेन हॉल में टहलते हुए पहुंचा। राम विनय बाबू की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी दीवार पे। माला तो सचमुच बहुत पुराना है। आज ही मंदिर से नया माला लाकर टांग देते हैं। नहा धोकर वो मंदिर चला गया। वापस आकर उसने पहले फोटो फ्रेम को साफ किया, पुरानी माला हटाकर नई माला डाल दी। फिर वो नाश्ता करने बैठा। एक सरसरी निगाह राम विनय बाबू की फोटो पर डाली। एक बार के लिए लगा कि उनके गंभीर चेहरे पे एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान आ गई थी। तो चलिए, ये थी स्टोरी लाल कोठी के भूत की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। सुनने के लिए धन्यवाद।